Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो जिस सीरीज़ की हमने शुरुआत करी थी उसमें आज एक और कदम हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मास एंड वर्क पावर एनर्जी। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनडीए एनसीडीएस में। काफ़ी बार बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से देखे गए हैं, तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को। और इन सभी पीडीएफ नोट्स को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप हमारे विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि कुछ क्लास उसमें भी दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट देखिए क्या बोला गया है, सेंटर ऑफ मास। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? वी कुड सी ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, जो कि हमेशा देखते रहते हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड दैट कॉन्सिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, तो ये बहुत सारे पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ सिस्टम मूव। जब कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके साथ साथ जितने भी उसके जो भी पार्टिकल्स वो बने हुए हैं वो पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। ठीक है। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास वी मस्ट नो रिजिड बॉडी जानना पड़ेगा हमें, पॉइंट मास जानना पड़ेगा, एंड व्हाट पार्ट डज द पार्टिकल इन अ बॉडी टेक वाइल द बॉडी मूव। जब एक बॉडी मूव करता है तो पार्टिकल किस पाथ को फॉलो करता है उसे भी हमें जानना होगा। देखिए यहाँ दिखाया गया है, व्हेन ए बल्क ऑब्जेक्ट इज थ्रो एट एन एंगल इन एयर। अगर कोई किसी बल्क ऑब्जेक्ट को किसी एक एंगल से छोड़ा गया तो सेंटर ऑफ मास की जो मोशन होती है वो कांस्टेंट होती है। और देखिए सेंटर ऑफ मास इसका, जहाँ पर पूरा मास एक पॉइंट पे लाई करता है और उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोला गया है? एक्चुअली ओनली वन पॉइंट टेक इट्स पैराबोलिक पाथ एंड द ऑल अदर पॉइंट्स टेक डिफरेंट पाथ। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ये जो, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो एक ही पॉइंट है जो कि एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जिसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है, और ये पॉइंट एक ऐसा पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। इसलिए इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसका वजन है 10 kg और इसकी लंबाई है 2 मीटर। तो एक पॉइंट होगा जहाँ पर कि पूरा बॉडी का मास सेंटर्ड होगा, जहाँ पर कि आप एक पॉइंट, एक नीडल टाइप के किसी स्ट्रक्चर को लगा करके इसको बैलेंस कर पाओगे। अगर आप उस स्ट्रक्चर को यहाँ लगाते हो, अगर आपने मान लीजिए उस स्ट्रक्चर को आपने यहाँ लगाया तो शायद हो सकता है वो बैलेंस नहीं होगा, या फिर यहाँ लगा दिया तो भी वो बैलेंस नहीं होगा। अगर उसको आपको बैलेंस करना है तो आपको स्ट्रक्चर को यहीं पर प्लेस्ड करना होगा। तो जिस पॉइंट पे आप किसी एक छोटे से पार्ट को प्लेस करके उसे बैलेंस कर सकोगे, उस पार्ट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसी सिलसिला को आगे बढ़ाता हूँ और आपको समझाता हूँ। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ द बॉडी अपेयर्स टू बी कॉन्सेंट्रेट। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कि पूरे बॉडी का मास हमें कॉन्सेंट्रेट हुआ लगता है। जैसे कि इस स्फेरिकल बॉडी का, इस सर्कुलर बॉडी का जो पूरा मास है वो यहाँ पर कहीं सेंटर्ड होगा। इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का पूरा जो मास है वो यहाँ पर सेंटर्ड होगा। तो इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। इस पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है। चलिए अब सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने का कुछ तरीका होता है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। क्या बोला गया यहाँ पर? सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट मासेस। जैसे देखिए, मान लीजिए एक एक ग्राफ है जिसमें कि अलग अलग मास को पॉइंट किया गया है। यहाँ पर M1, यहाँ M2, यहाँ पर कुछ M3, यहाँ पर कुछ M4 है। अब अलग अलग मास अलग अलग पॉइंट पे है। लेट समझ लीजिए कि इस मास की दूरी x1 है x एक्सिस में और y1 है y एक्सिस में। इसकी दूरी x2 है x एक्सिस में और y2 है y एक्सिस में। इसकी दूरी x3 है x एक्सिस में और y3 है y एक्सिस में। सेम एज x4 इन x एक्सिस एंड y4 इन y एक्सिस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप सिर्फ बताओ कि सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में कितना होगा, सेंटर ऑफ मास इन x एक्सिस ओनली, उसको ऐसे लिखा जाता है x सेंटर ऑफ मास। तो आप क्या करेंगे, आप समेसन, मतलब आप जोड़ेंगे सभी का, MI/XI बाई टोटल M। इसको आप कैसे तौर पर लिखोगे, मतलब आपने क्या करना है, x सेंटर ऑफ मास आपने यहाँ लिख दिया। आपको क्या करना है, M1 x1 प्लस M2 x2
प्लस m3x3 प्लस आपको यहाँ करना है m4 और x4, और नीचे आपको लिखना है जितने भी मास है सभी को टोटल कर देना है m1 m2 और m3। आप अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आपको x सेंटर ऑफ मास मतलब x एक्सिस में सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। मैं आपको यह करके भी दिखाऊंगा। सेम एज अगर आप y एक्सिस की बातें करें तो आपको क्या लिखना है, सेंटर ऑफ मास इन y एक्सिस ऐसे लिखेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4, और नीचे क्या करना होगा आपको, टोटल मास को प्लस करना होगा m1 m2 m3 एंड m4। तो इस तरह से आप सेंटर ऑफ मास इन y एक्सिस में भी निकाल सकते हैं। चलिए अब चीज़ों को आगे और समझाता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पॉइंट मासेस, अगर 2 पॉइंट मास है, ये एक पॉइंट मास, जरा ठीक से बनाऊँ इसको दूसरे पेन से, ये एक पॉइंट मास है और ये एक दूसरा पॉइंट मास है। अब इनका जो है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, लेट आप मान लीजिए कि m1 की दूरी इस 0 पॉइंट से x1 है और m2 की दूरी इस 0 पॉइंट से x2 है, और सेंटर ऑफ मास इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहीं पर xcm है। तो आप इस xcm को कैसे कैलकुलेट करोगे वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए क्या करना है आपको सिंपली x में सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, m1 लिखोगे, इनटू में x1 लिखोगे ये वाला, प्लस m2 लिखोगे, इनटू में x2, और नीचे में कैलकुलेट करने के लिए लिखेंगे m1 प्लस m2। अब जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर दिए होंगे उन वैल्यूज़ को पुट करके आप बहुत ही आसानी से सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर इसी तरह से को कैलकुलेट करके दिखाया गया है। नेक्स्ट अगर बोला जाए कि इस ऑब्जेक्ट का, जैसे कि आप यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देखो, जो m1 की जो दूरी है वो 0 पॉइंट पे है। तो आप जब m1 x1 लोगे तो m1 का वैल्यू कुछ m1 होगा और x का वैल्यू 0 होगा, तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिखाया गया। देखो m1 के साथ 0 को मल्टीप्लाई किया, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, और m2 x2 को मल्टीप्लाई किया, तो अगर कोई एक पॉइंट ओरिजिन पे है तो वो अपने आप 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन को दिखाया गया है जिससे कि आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। बोला गया 2 पॉइंट मास, एक 3 kg का है और एक 5 kg का है, और जो 3 kg है वो 4 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और जो 5 kg है वो उसकी दूरी 8 मीटर है। कहाँ पर, एक्स एक्सिस में। तो हमें क्या करना है, लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को ढूंढना है हमें, दोनों का। एक तो हमें फ्रॉम ओरिजिन से ढूंढना है और दूसरा 3 kg मास का ढूंढना है। देखिए यहाँ पर इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पर मतलब स्लाइड में बनाया गया है कि 3 kg मास है जिसकी दूरी कितनी है 4 मीटर, जिसकी दूरी कितनी है 4 मीटर, और 5 kg मास है जिसकी दूरी कितनी है 8 मीटर। अब हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मूला जो कि बहुत ईजी फॉर्मूला था, एक्स सेंटर ऑफ मास क्या करेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, हमें ये लेना है और आराम से कैलकुलेट करना है, जो कि यहाँ पर कैलकुलेट करके ये फॉर्मूला को यूज़ करना है। अब अगर आप आगे जाओ तो देखो m1 की जगह पर क्या बैठाएंगे हम 3, और x1 की जगह क्या बैठाएंगे 4, तो यहाँ कैलकुलेट कर दिया गया, बैठा दिया गया। फिर m2 के पोजीशन पर हम क्या बैठाएंगे, m2 के पोजीशन में बैठाएंगे 5, और x2 के जगह पर क्या बैठाएंगे 8, और इसको हमने पुट कर दिया। और नीचे क्या करना है, m1 m2 कितना था 3 kg, ये रहा 3 kg, m2 कितना था 5 kg, ये रहा 5 kg। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो आप क्या पाओगे, यहाँ पर देखो ये हो गया 12, ये हो गया 40, ये हो गया 8, 12 प्लस 40 58/8, तो 6.5 मीटर। मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा ओरिजिन से, वो कहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा, और इस पॉइंट की दूरी क्या होगी ओरिजिन से 6.5 मीटर। नॉर्मली अगर ये पूरा का पूरा अगर 8 मीटर का है, नॉर्मली ये पूरा अगर 8 मीटर का है, और अगर ये मास नहीं होता यहाँ पर, तो इसकी सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे लाई करता। मगर चूंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए सेंटर ऑफ मास जिधर ज़्यादा वेट है उधर शिफ्ट हो गया। तो देखिए सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो गया, टुवर्ड द हेवियर वेट। तो हमेशा याद रखिए कि सेंटर ऑफ मास हेवियर वेट की तरफ शिफ्ट होगा। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब क्या करना है हमें, टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 3 kg मास। 3 kg मास मतलब यहाँ से अगर ओरिजिन पकड़ लेंगे तो फिर जाकर के इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 4 मीटर। अब यहाँ से अगर ढूंढना है आपको तो बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। 3 के साथ क्या करेंगे, मैं इसको करके दिखाता हूँ। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2।
अब क्या करोगे, m1 का वैल्यू लोगे 3, x1 का 0 क्योंकि यहाँ पर ये 0 पे है, प्लस m2 का वैल्यू लोगे 5 और x2 का लोगे 4 और बाई कितना करोगे 3 + 5 8। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 5 × 20, 20/8 हमारा हो गया आंसर। ये आप x सेंटर ऑफ मास हमारा कितना आ गया 20/8 आ चुका है, जो कि यहाँ पर आप देख पाओगे कि इसी प्रोसीडियर से किया गया है। ये देखो आप, और आंसर कितना आ गया हमारा 20/8 दैट इज़ 2.5 मीटर। तो इसी के साथ सेंटर ऑफ मास को मैंने आपको समझा दिया। ये आप एक्स में भी माप सकते हो और वाई एक्सिस में भी इसको मेज़र कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो कि हमारा है वर्क, पावर एंड एनर्जी, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मैं उन क्वेश्चंस को भी लेके आया हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं उसे भी। तो मैं आ चुका हूँ वर्क, पावर, एनर्जी के स्लाइड में, जिसमें सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वर्क। वर्क क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, और ये ऑब्जेक्ट मूव होकर के कोई एक डिस्प्लेसमेंट इसने कवर कर लिया, मान लीजिए उसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया और उसने उस पर आपने फोर्स लगाया कितना, एफ न्यूटन का। तो जो वर्क होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको आपको याद रखना है। और साथ ही साथ जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ और आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसके बीच का एंगल भी, और उस एंगल को क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। मतलब कैसे, मान लीजिए कि आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और वो मूव कर गया इस डायरेक्शन में, तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री को मैं थीटा बोल रहा हूँ और इसको भी यूज़ करना होता है। कैसे, मैं आगे आपको समझाता हूँ। तो ये रहा वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ पैरेलल डिस्टेंस। और वर्क का यूनिट क्या होता है, तो वर्क का यूनिट जूल होता है। मैंने बताया था आपको कि वर्क और एनर्जी इन दोनों का ही यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है हु इज़ डूइंग द मोर वर्क। आप देखो कि ये एक पहलवान टाइप इंसान है जिन्होंने एक दीवार को धक्का दे रखा है, तो इन्होंने काफ़ी यहाँ पर फोर्स लगाया होगा, मगर यहाँ पर दीवार में बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। सो द वर्क डन बाय दिस पर्सन इज़ ऑल्सो ज़ीरो। तो इस इंसान ने भले ही कितना भी फोर्स लगाया मगर इनके द्वारा किया गया वर्क ज़ीरो है। यहाँ पर ये एक छोटे से इंसान दिख रहे हैं जिन्होंने फोर्स भले ही कम लगाया हो मगर कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमें मिला है। तो फोर्स भी कुछ है, डिस्प्लेसमेंट भी ऑफकोर्स कुछ ना कुछ है, तो वर्क भी नॉन ज़ीरो होगा। वर्क इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो वर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो मोर वर्क किसने किया, तो मोर वर्क बी ने किया, ए ने कम वर्क किया। यहाँ पर हमने ये समझ लिया। अब देखिए वर्क को मैं थोड़ा और समझाता हूँ आगे जा करके। क्या बोला गया है, ओनली द कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स एफ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द लॉन मूवर हॉरिजॉन्टल इज द यूज टू डू वर्क ऑन द लॉन मूवर। मतलब क्या कि जिस फोर्स का जिस डायरेक्शन से मोशन मिलता है हम सिर्फ उसी फोर्स को कंसिडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बोल सकता हूँ कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि आपने एक ऑब्जेक्ट को, या आप ऐसे कर सकते हो, आपने एक ऑब्जेक्ट को उठाया, सर पे उठा करके उसे इधर से जा करके घूम के फिर आपने लाके इसको यहाँ रख दिया। तो आपने फोर्स तो कुछ ना कुछ अप्लाई किया होगा इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, मगर आपसे अगर पूछा जाए कि आपने इसे कितना डिस्प्लेस किया, तो आपने उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वही उसकी फाइनल पोजीशन भी रही। तो आपने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो ज़ीरो हुआ। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो आपने वर्क कितना किया, ज़ीरो जूल का आपने यहाँ पर वर्क किया। आपने मैथमेटिकली कोई वर्क नहीं किया है, ठीक है। अगर मान लेता हूँ ऐसा एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझाया, तो वर्क से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ पावर क्या होता है, ज़रा समझिए ध्यान से। पावर क्या है ये देखिए, पावर इज़ द रेट एट विच द वर्क इज़ डन। मतलब पावर क्या होता है, पावर होता है रेट, मतलब वर्क बाय टाइम। पावर होता है रेट एट विच द वर्क डन, वो रेट जिससे कि काम किया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, पावर। पावर इज़ द रेट एट विच वर्क इज़ डन, उसे क्या कहते हैं, पावर। तो पावर की यूनिट क्या होती है, अगर आप बातें करो कि SI यूनिट ऑफ पावर, तो पावर की यूनिट क्या होगी, पावर होता है वर्क बाय टाइम, और वर्क क्या था, जूल, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड भी आप कह सकते हो पावर का यूनिट, और पावर का यूनिट आप वॉट भी कह सकते हो। पावर का यूनिट आप क्या कह सकते हो, वॉट, सिंबल होगा W। तो ये रहा पावर का यूनिट वॉट, और जूल पर सेकेंड इट कैन ऑल्सो बी
द यूनिट ऑफ पावर। आप यहाँ पर वर्क का पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क बाय टाइम, और आप चाहो तो वर्क का फॉर्मूला यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके इसे लिख सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और आप यहाँ से क्या कर सकते हो, थोड़ा और मॉडिफाई चाहो तो वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और आप यहाँ से जानते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी मोशन चैप्टर में पढ़ा रखा है। अगर आपने मोशन चैप्टर का वीडियोस नहीं देखा है तो दो लेक्चर है मोशन के, वो हमारे प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर के जरूर एक बार मोशन चैप्टर को भी देख लीजिए। तो ये क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि मैंने आपको मोशन चैप्टर में बताया था कि डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो आप ये कह सकते हो कि पावर का एक और फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है, दैट इज़ पावर इज इक्वल टू ये फोर्स और इन दोनों मिलकर क्या बनाया, वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, इट कैन ऑल्सो बी द फॉर्मूला ऑफ पावर। चलिए आगे चलता हूँ। विच पर्सन बिलो डज मोर वर्क, इन दोनों से किसने ज़्यादा वर्क करा। विच पर्सन हैज़ द ग्रेटर पावर। देखिए ये पर्सन और ये पर्सन दोनों का अगर मैं वेट सेम मान लूँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी सेम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी क्या है, सेम है। तो वर्क डन बाय पर्सन ए मानता हूँ एंड वर्क डन बाय पर्सन बी, दोनों क्या होगा, सेम, दोनों क्या होगा, सेम। वर्क डन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द पावर देन द फॉर्मूला ऑफ पावर इज वर्क बाय टाइम एंड द इन द केस ए द टाइम टेकन बाय द पर्सन इज मोर। तो अगर टाइम ज़्यादा होगा, अगर टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो पावर, अगर टाइम ज़्यादा तो पावर अपने आप कम हो गया। तो पर्सन ए का जो पावर है वो कम है एज़ कम्पेयर टू पर्सन बी, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस पर्सन ने जो काम करने के लिए जो टाइम लिया वो टाइम क्या है, वो टाइम उन्होंने क्या लिया, कम लिया। पर्सन बी ने काम करने के लिए जो टाइम लिया वो उस टाइम को उसने कम लिया, तो पावर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बढ़ गया, पावर ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो पावर यूज्ड बाय, या पावर जो पावर अगर मैं बात करूँ कि किस पर्सन का पावर ज़्यादा है, तो पर्सन बी का पावर यहाँ से ज़्यादा निकल के आया, जबकि वर्क और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही सेम है। तो यहाँ से आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करता हूँ। ये एनडीए 2023 में फेज़ 1 में पूछा गया था। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, ज़रा देखिए। द पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए मास ऑफ 8 kg अपन वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन 2 सेकेंड इज। तो क्या बोला गया, हमसे पावर पूछा गया है। चलिए गिवन क्या है, गिवन क्या है, फिर वो लिख लेता हूँ मैं। देखिए हमारे पास गिवन है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, जो कि कितना है, 8 kg एंड वर्टिकल डिस्टेंस उसे उठाना है, नीचे से लेकर के उसे वर्टिकल डिस्टेंस उसे उठाना है, जो कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। तो डिस्टेंस हमारा हो गया, या डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना दिया गया यहाँ पर हमारे पास, टाइम 2 सेकेंड। तो हम क्या जानते हैं कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। टाइम तो है, हमें वर्क निकालना होगा। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और वर्क यहाँ पर क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो है मगर फोर्स नहीं है, तो फोर्स यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे कि इसका जो वेट है उसको हम लोग फोर्स कह सकते हैं, ऐसे करके mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि m कितना हो गया हमारा 8, g ऑलरेडी 10 ले लेता हूँ मैं, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट हमारा है 4। और इसी को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूँ तो हमारा आ जाएगा पावर। इसी को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूँ तो हमारा आ जाएगा पावर, ठीक है। इसी को मैं अगर टाइम से डिवाइड कर दूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, पावर। तो टाइम कितना था हमारा, टाइम था 2, तो ये 2 से इसको मैं 2 बना सकता हूँ, 8 2 60, 16 और 160। तो पावर कितना आ गया हमारा, पावर इज़ 160 वाट। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना होगा। ये रहा 160 वाट, ऑप्शन बी में मुझे ये दिख गया। चलिए आगे बढ़ता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ अब एनर्जी। एनर्जी किसे बोला जाता है, द एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। जो काम करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पर एनर्जी टोटल 2 टाइप के एनर्जी होते हैं, 2 टाइप ऑफ एनर्जीज। एक होता है काइनेटिक एनर्जी जो कि रिलेटेड होता है मोशन से, और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी जो कि रिलेटेड होता है स्टोर एनर्जी से या स्टोरेज से। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जो कि सेम एज द वर्क क्या होता है, वो जूल 1 kg मीटर 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। अब मैंने जो बात करा था अभी कि एनर्जी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो मोशन से रिलेटेड है, और काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो एसआई यूनिट जो होता है वही होगा, क्या होगा, एसआई यूनिट इज़ जूल।
अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, चूँकि ये मोशन से रिलेटेड है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मान लीजिए एक बस है जो कि ट्रेवल कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मानिए, और बस का वजन है 4000 kg। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास ऑफ द बस, बस का मास कितना है 4000 और वेलोसिटी ऑफ द बस का स्क्वायर, तो 40 को लिखेंगे 2 बार। तो ये कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वही होगा हमारा क्या, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्या है देखिए, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 60 kg गर्ल ऑन स्किस ट्रेवलिंग टू 20 मीटर। तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला, जो कि क्या है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर पुट करो इसे, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ इसे, तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ तो हाफ है, मास से गर्ल का कितना 60 kg एंड वेलोसिटी कितना है 20 2 बार। तो इस 20 को तो इसने 10 बना दिया, और ये क्या हो गया 6 2 जा 12 102030 तो 12,000 जूल इज़ दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट गर्ल। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ होमवर्क के तौर पे, आप इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करेंगे कि आपका आंसर कितना आया। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी होता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, क्या बोला गया है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये स्टोरेज एनर्जी है, इट इज़ स्टोर्ड एनर्जी। द compressed spring has potential energy because when release it do work on the mass of m। मतलब आपने एक स्प्रिंग को, मान लीजिए इसका स्प्रिंग का ये इनिशियल पोजीशन था, आपने इसको कंप्रेस करके इसमें एक एनर्जी को स्टोर कर दिया। जब आप इसको छोड़ोगे तो वही एनर्जी को वो एनर्जी जिसको यहाँ पर इसने स्टोर करके रखा है वही इसे वर्क बना के आगे की ओर पुल कर देगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पोजीशन, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर में अच्छा से आपको पढ़ाना है। यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझिए कि पोजीशन को लेकर के ये रिलेटेड होते हैं। अगर आगे बताऊँ मैं पोटेंशियल एनर्जी में या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मास, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारा, जो कि स्टोर एनर्जी है। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये ग्राउंड है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। जी है मास, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का मास हो गया, और जी हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठा करके 10 मीटर के हाइट पर कहीं पर रख दिया। अब मैं इसे उठा के 10 मीटर के हाइट पर रख दिया, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। क्यों 0 थी, क्योंकि यहाँ पर हाइट 0 है। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो तो मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट, अगर हाइट 0 हो गया तो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी ही 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें हाइट मिल चुका है, तो अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहो पोटेंशियल एनर्जी को, तो मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट। तो चूँकि यहाँ पर कुछ हाइट है और जी भी है, मैं मान लेता हूँ मास 10 kg का है, ये मास कितना है 10 kg का, तो 10 kg मास, 10 kg ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और 10 kg हमारा हाइट। तो ये कितना हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10,000 जूल इज़ दी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन दिस ऑब्जेक्ट। तो इस हाइट पे जाने के बाद इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है वो कितना है 1000 जूल का पोटेंशियल एनर्जी है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन NDA 2014 के फेज़ 2 एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट्स में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व करके ले जा पाओगे। 2 बॉडी ऑफ A एंड B हैविंग द मास m एंड 4m, मतलब 2 बॉडी है, एक ये बॉडी जिसका नाम A है और एक ये दूसरा बॉडी जिसका नाम B है। मास के अकॉर्डिंग मैं समझ पा रहा हूँ कि बॉडी A छोटा होगा और बॉडी B बड़ा होगा, क्योंकि ये 4 गुना उसका मास इससे ज़्यादा है रेस्पेक्टिवली। आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, मतलब इसकी जो मोमेंटम है PA और PB ये दोनों इक्वल है। ये दोनों क्या है, P और PB इक्वल है, PA इज इक्वल टू PB। अच्छी बात है। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी बिटवीन A एंड B, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा A और B का। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या पूछा गया हमसे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ A बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ B हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए निकालता हूँ इसको मैं।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, मुझे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन निकाल लेना होगा। मैं इसे इस तरफ पे सॉल्व करता हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फॉर्मूले में एक मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। मैं मास से मल्टीप्लाई करता हूँ और मास से ही डिवाइड करता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ इंटू मास का स्क्वायर, ये दोनों मास मिलके बन गया मास का स्क्वायर, एंड वेलोसिटी का स्क्वायर, और नीचे एक मास। और आप यहाँ देख पा रहे हो कि मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, ठीक है ना। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, आप इसे कंसिडर कर सकते हो कि मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2 ऑफ मास। तो हमने एक रिलेशन निकाल लिया किस में, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में। वैसे ये रिलेशन आपको याद करवाया जाता है, तो आपको इसको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो मोमेंटम इज √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। आप इसको भी इससे याद कर सकते हो, क्योंकि आपने इसको स्क्वायर को उधर कर दिया, रूट हो गया, और ये 2m जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो मोमेंटम क्या हो गया, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब आप यहाँ पर आराम से फॉर्मूला को पुट करके निकाल सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी A बाई काइनेटिक एनर्जी B, और फॉर्मूला क्या होगा हमारा, मोमेंटम A का स्क्वायर बाई 2 ऑफ मास A इंटू 2 ऑफ मास B बाई मोमेंटम B का स्क्वायर। नीचे वाले को मैंने ऊपर लिखा, ऊपर वाले को नीचे लिखा। यहाँ पर चूँकि मोमेंटम इक्वल है, तो ये मोमेंटम से ये मोमेंटम कट जाएगा, ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा। तो बचा क्या, तो सिर्फ बच गया हमारे पास मास ऑफ B बाई मास ऑफ A। तो मास ऑफ B क्या है, मास ऑफ B इज़ 4m, मास ऑफ A इज़ m। तो मास ऑफ B है हमारा 4m और मास ऑफ A है m, और ये m से m भी कट गया। तो क्या आंसर बचा, ओनली, मैं इसको यहाँ ले देता हूँ, 4 कुछ नहीं बचा तो इस टू 1। तो काइनेटिक एनर्जी A इस टू काइनेटिक एनर्जी B जो है वो हमारा कितना आ गया, 4:1 आ चुका है। तो आप इसको यहाँ पर फाइनल आंसर मान सकते हो। चलिए मिला लेता हूँ, देखो जरा है या नहीं। तो 4:1 बिल्कुल है ऑप्शन बी में। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इसको इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर बाई 2m। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखा दूँ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस व्हेन द स्विंग राइज टू ए सर्टेन हाइट फ्रॉम इट रेस्ट पोजीशन। अगर कोई एक रेस्ट पोजीशन से सर्टेन हाइट पे चला जाता है तो क्या होगा, इसमें से हमें स्टेटमेंट देख करके सही आंसर बताना है। NDA 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज वाइल द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगा, पोटेंशियल एनर्जी नॉन ज़ीरो होगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी चूँकि ये रेस्ट पे है, ऊपर में रेस्ट पे, यहाँ पर मान लीजिए रेस्ट पे फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, तो ऊपर जाने पर तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, देखिए डिक्रीज नहीं इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज वाइल द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। हाँ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ रुका हुआ है तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जरूर होगा। तो ये बात तो सही है। बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, गलत बात, क्योंकि आप देख पा रहे हो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा था नीचे से ऊपर जाते टाइम। बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, ये भी गलत। तो आंसर ऑप्शन सी ही मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे दिख रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज सही बात है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज ये भी सही बात है। तो आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया कुछ क्वेश्चन की मदद से, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस थे। देखिए ऐसे आपको क्वेश्चंस करने होंगे तभी आपकी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी, वरना सिर्फ थ्योरी पढ़ के आपका काम नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ, जो कि 2017 में पूछा गया था, NDA एग्जाम में पूछा गया था। क्या बोला गया क्वेश्चन में, ये देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी इज करेक्ट। तो एनर्जी के बारे में सही स्टेटमेंट हमें पहचानना है। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एज वेल एज डिस्ट्रॉय। नहीं, एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही उसे बना सकते हैं और ना ही उसे मिटा सकते हैं, ये तो सही है, मगर ये स्टेटमेंट ओवरऑल गलत हो गया।
एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, सही बात, नॉर बी डिस्ट्रॉय, बिल्कुल सही बात। तो आंसर मुझे ऑप्शन सी लग रहा है, फिर भी मैं ऑप्शन डी को एक बार पढ़ लूँगा। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, सही बात है, बट कैन बी डिस्ट्रॉय, गलत बात है। तो आंसर ऑप्शन सी सही है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चलिए इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, उसके बाद हम कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी में पहुंच जाएंगे। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए मास ऑफ 100 kg इज लिफ्टेड ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज इट पोजेसेस। तो बोला गया है कि एक मास, कितना मास है उसका, 100 kg, उसे किस हाइट पे लेके गया, तो उसे हाइट पे लेके गया 50 मीटर के हाइट पे हम लेके गए, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हुई होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट। मास कितनी है, मास है 100 kg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। और हाइट कितनी है यहाँ पर, तो हाइट है 50 मीटर। तो आप और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 5 इज़ 5, 1 0 2 0 3 0 एंड 4 0, सो वी हैव टू पुट 3 0 हेयर, सॉरी 4 0 हेयर। तो हमारे पास कितने हो गए ये 50,000, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया इसका 50,000 जूल इज़ आवर आंसर। ये मैं आपको फिर से होमवर्क के तौर पे आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आंसर कमेंट कीजिए, सभी को करना है ये। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी को मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि एनर्जी को ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन ए सिस्टम इज़ कांस्टेंट। तो आप अगर किसी एक सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के सम को देखो तो आपको हमेशा वो कांस्टेंट ही मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि यहाँ पर इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि आप जब नीचे से जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा होता है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रहा होता है। मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट की जो टोटल एनर्जी है वो है 60 जूल, और यहाँ पर पोटेंशियल अगर 0 है तो जो भी 60 जूल है किसके लिए है, काइनेटिक के लिए है। तो इस ऑब्जेक्ट का एनर्जी तो लॉस नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पर भी जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, 60 ही होगा। यहाँ पर चूँकि काइनेटिक 0 है तो जो भी होगा किसके लिए होगा, पोटेंशियल के लिए होगा। तो आप समझ पा रहे हो कि दोनों का सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही होगा। हो सकता है कभी पोटेंशियल ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे तो कभी काइनेटिक ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे, मगर जो उनके जो सम होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ और आपको चीज़ों को और अच्छे से समझाता हूँ। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ना उसको बनाया जा सकता है और ना ही उसे मिटाया जा सकता है। इट मे बी ट्रांसफॉर्म, इसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म करा जा सकता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जो कि मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल से समझाया कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं एक सिस्टम में, जो कि यहाँ पर फिर से दिखाया गया है एक वैसा ही कुछ सिस्टम को लेकर के। यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी चूँकि हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, चूँकि यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगा इसका, तो पोटेंशियल एनर्जी 7500 जूल है। अगर आप ठीक ऊपर जाओ तो टोटल एनर्जी 7500 जूल ही होगा, मगर यहाँ पर वेलोसिटी ना होने की वजह से काइनेटिक 0 हो गई और पोटेंशियल हो गया 7500 जूल। तो यहाँ देखिए जो 7500 जूल है वो काइनेटिक के लिए है और यहाँ पर जो 7500 जूल है वो पोटेंशियल के लिए है। अगर आप मिडिल पे आओ तो दोनों को मिला करके 7500 जूल होगा, जिसमें से आधा कंट्रीब्यूट करेगा पोटेंशियल एनर्जी एंड आधा करेगा काइनेटिक एनर्जी। मतलब पूरे सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है वो कांस्टेंट होता है, ये यहाँ पर हमें बताना चाह रहे हैं। तो इसी के साथ सभी कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको क्लियर करवा दिया। आज का लेक्चर भले ही थोड़ा छोटा हो मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस को भी मैंने आपको करवा रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से हमारे विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि कुछ वीडियोस वहाँ पर भी आएंगे और इस पूरे सीरीज़ को देख करके आप अपने डिफेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में 4 चांद लगाइए और साइंस में फुल स्कोर करके आइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.